like my videos, please subscribe to my channel और प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको पता चल सके कि मेरी लेटेस्ट वीडियो कब आए है। और सीखने के लिए और आपसे रिलेटेड कोई वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर देखें। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। अब जब हम कुंडली के डीएनए को देखते हैं तो हम नक्षत्र ऊर्जाओं को डीएनए कहते हैं और सब कुछ उसी डीएनए पर बना होता है। यहाँ तक कि जिस साइंस को हम देख रहे हैं, साइंस मतलब मेष, वृषभ, मिथुन वगैरह, ये एक बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन डीएनए लेवल पर आखिरी कंपोनेंट हमेशा नक्षत्र चरण और नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। अब क्या अलग अलग तरह की राशियों के कोड्स के बीच कोई ताल्लुक है? मिसाल के तौर पर अग्नि राशि, पृथ्वी राशि, वायु राशि और जल राशि, क्या इस बात का कोई गहरा कोड है कि इन राशियों के अंदर नक्षत्र ऊर्जाएं क्या हैं? तो मिसाल के तौर पर अब जब हम सभी अग्नि राशियों पर गहराई से नजर डालते हैं, अब अग्नि राशियां कौन सी हैं? अग्नि राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। अब जब हम अग्नि राशियों पर गहराई से नजर डालते हैं तो हम पाएंगे कि प्रमुख नक्षत्र, हम जानते हैं कि हर राशि 30 डिग्री की होती है और हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो किसी भी राशि में किसी भी समय 2 से ज्यादा नक्षत्र ऊर्जाएं नहीं होंगी, क्योंकि 2 नक्षत्र ऊर्जाएं हर राशि के करीब 26 डिग्री 40 मिनट बना लेती है और बस 3 डिग्री 20 मिनट बचते हैं। तो मतलब कि हर राशि पर सिर्फ 2 नक्षत्र ही प्रमुख रूप से हावी होंगे। तो मेष राशि पर कौन से प्रमुख नक्षत्र हावी होते हैं? वो है अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र। अब इन 2 नक्षत्रों पर कौन राज करता है? उनके स्वामी कौन है? अश्विनी नक्षत्र पर केतु का राज है और भरणी नक्षत्र पर शुक्र का राज है। अब आप पाएंगे जब आप इन अग्नि राशियों मेष, सिंह और धनु को देखते हैं तो आपको हमेशा पता चलेगा कि प्रमुख ऊर्जाएं या पहले 2 नक्षत्र स्वामी हमेशा केतु और शुक्र ही होंगे। अब ऐसा क्यों है कि अग्नि राशियां 3 अलग अलग अग्नि राशियां मेष, सिंह और धनु केतु और शुक्र की ऊर्जाएं रखती हैं और कोई और ऊर्जा नहीं, बजाय इसके कि सूर्य या बृहस्पति की ऊर्जाएं हों? और अगर केतु और शुक्र अग्नि राशियों पर राज करते हैं तो पृथ्वी राशियों पर राज करने वाले नक्षत्रों के स्वामी कौन हैं? अब पृथ्वी राशियां कौन सी हैं? वृषभ, कन्या और मकर। अब वृषभ, कन्या और मकर के नक्षत्र स्वामी कौन हैं? आप पाएंगे कि पृथ्वी राशियों वृषभ, कन्या और मकर के नक्षत्र स्वामी सूर्य और चंद्र हैं। ये दोनों ज्योतिर्मय हैं। और फिर जब आप वायु राशियों पर गहराई से देखते हैं, अब वायु राशियां कौन सी हैं? वायु राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ। और इन राशियों पर कौन से नक्षत्र स्वामी या प्रमुख नक्षत्र स्वामी हावी होते हैं? आप पाएंगे कि इन वायु राशियों मिथुन, तुला और कुंभ के प्रमुख नक्षत्र स्वामी राहु और बृहस्पति हैं। और फिर जब आप जल राशियों को देखते हैं, जब आप कर्क, वृश्चिक और मीन को देखते हैं तो आप पाएंगे कि कर्क, वृश्चिक, मीन के प्रमुख नक्षत्र स्वामी शनि और बुध है। और एकमात्र बाहरी ग्रह मंगल है जिसका नक्षत्र किसी भी एक राशि पर प्रमुख रूप से नहीं होता। वो हमेशा पृथ्वी राशियों और वायु राशियों के बीच बनता रहता है। इस बारे में हम बाद में और बात करेंगे। तो चलिए पहले राशि दर राशि समझते हैं। ऐसा क्यों है कि अग्नि राशियां मेष, सिंह और धनु केतु और शुक्र द्वारा शासित हैं? वजह ये है कि अग्नि राशियां लक्ष्य प्राप्ति, नेतृत्व के जरिए उपलब्धि और आपकी उस क्षमता को दर्शाती हैं जहां आप अपनी उच्च शिक्षा और सीख को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह गुरुओं से मिली हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, जो भी हो। और आप जो नेतृत्व दिखाते हैं अपने लक्ष्य पाने के लिए, वही अग्नि ऊर्जाओं का सार है। और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में केतु पहले आता है। मतलब जब आप लक्ष्य पाने की कोशिश करते हैं तो भौतिकता को आपके लक्ष्य प्राप्ति पर हावी नहीं होना चाहिए या उसे नियंत्रित नहीं करना चाहिए। आपकी जिंदगी का मकसद भौतिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि केतु ऊर्जाएं जो त्यागने की, दूसरों को देने की है। अब अगर केतु वो चीज है जो आप पहले कर चुके हैं, हम पहले ही झंडा गाड़ चुके हैं, तो केतु ऊर्जाएं पहले क्यों आती हैं?
पहला नक्षत्र अश्विनी केतु द्वारा शासित है और सभी अग्नि राशियों का पहला नक्षत्र स्वामी केतु है। वजह बस इतनी है कि जिंदगी आपको सेवा करने के लिए दी गई है, दूसरों की सेवा में रहने के लिए, अपने लिए नहीं। और अगर आप भौतिकता के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं तो वो लक्ष्य जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया था वो छूट जाता है। अब ये उच्च लक्ष्य है, ये सिर्फ इस जन्म के लक्ष्य नहीं है, ये सामान्य लक्ष्य है। चाहे आप कितने भी जन्म लें, आपके सभी जन्मों का एक ही अहम मकसद होगा। अंतर्निहित ऊर्जा हमेशा दूसरों की सेवा करने की होती है और इसीलिए केतु हर अग्नि राशि के पहले नक्षत्र पर राज करता है और शुक्र दूसरे नक्षत्र पर राज करता है। मतलब जब आप दूसरों के लिए करो, दूसरों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाओ, तब अपने बारे में सोचो। तो अगर आप पैसे, भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं तो आपका मकसद सेवा करना दूसरे नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि शुक्र घनिष्ठता, अच्छी जिंदगी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, छुट्टियां मनाना, इत्र, अच्छी शक्ल, ये सब शुक्र के बारे में है। केतु त्यागने और दूसरों को देने और दूसरों के लिए जीने, दूसरों के लिए करने के बारे में है। तो दूसरों के लिए करना, सेवा पहले आती है। अब जब आप पृथ्वी राशियों पर जाते हैं तो पृथ्वी राशियों के नक्षत्र स्वामी क्या है? पृथ्वी राशियों के नक्षत्र स्वामी सूर्य और फिर चंद्र है। अब ऐसा क्यों है कि सूर्य आत्मा पहले आता है और चंद्र मन बाद में आता है? क्योंकि मन एक डगमगाती हुई आत्मा है। मन वहां जाता है जहां हमारे मकसद होते हैं। मन सुंदरता की तरफ भागता है, मन घनिष्ठता की तरफ भागता है, मन चीजें इकट्ठा करने की तरफ भागता है और मन हमेशा हमारे साथ चाले चलता है, खास तौर पर राहु और केतु चंद्र के छाया ग्रह होने के नाते। तो हम अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं। तो वजह यह है कि सूर्य पहले नक्षत्र का स्वामी है और चंद्र अगले का है, मतलब आत्मा पहले आती है, मन बाद में आता है। खास तौर पर क्योंकि श्लोक कहते हैं मन जिधर जाता है आत्मा उधर ही पीछा करती है। तो यही वो संघर्ष है जो दिया गया है। आत्मा को पहले रखो, आत्मा के लक्ष्य को पहले रखो। यह आत्मा की ऊंचाई इस दुनिया में रहते हुए होती है और आत्मा की ऊंचाई अनुभवों के जरिए होती है, उन अनुभवों को छोड़ते हुए, और वो अनुभव भौतिकता के पीछे भागने और पूरी तरह से भौतिक मन से निर्देशित होने से ज्यादा अहम है। तो भले ही आपका मन अपनी चालें चल रहा हो या किसी चीज की तरफ बढ़ रहा हो, आत्मा की यात्रा प्रमुख होनी चाहिए, आत्मा की जरूरत प्रमुख होनी चाहिए और विवेक उस भौतिक दृष्टिकोण से ऊंचा होना चाहिए जिसकी तरफ मन बढ़ता रहता है। तो हम कहते हैं मन विचलित, मन हमेशा परेशान रहता है, मन बेचैन रहता है, मन निराश रहता है, मन पाना चाहता है और कई बार मन भौतिक चीजों से चिपक जाता है, घनिष्ठता से या आप जानते हैं विपरीत लिंग से या खाने से या उस बड़ी कार या संपत्ति से। तो मन भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है। तो पृथ्वी ऊर्जाओं में जो जिद्दी ऊर्जाएं हैं और ये भौतिक ऊर्जाएं हैं, आपको दिशा ये है कि आत्मा पहले आती है, आत्मा का लक्ष्य पहले आता है, भौतिकता या मन का सांसारिक चीजों में अटकना बाद में आता है। तो आत्मा को पहले रखो। केतु पहले, दूसरों के लिए करना पहले और पृथ्वी राशियों में आत्मा को पहले दो। अब वायु राशि के नक्षत्र स्वामी कौन है? वायु राशि के नक्षत्र स्वामी राहु और बृहस्पति है। अब राहु पहले क्यों आता है और बृहस्पति बाद में? अब कई बार आपको गुमराह किया जाता है कि राहु एक बुरी ऊर्जा है, एक तेज ऊर्जा है। बेशक राहु एक बुरी ऊर्जा, एक तेज ऊर्जा बन सकता है अगर आप राहु पर दूसरे ग्रहों का असर लाने दें। राहु क्या है? राहु वह है जहां इस जन्म में हमारा फोकस होना चाहिए। इस जन्म का कर्म राहु है। जो कर्म पूरा हो चुका, हो गया, वह केतु है। तो हमने जो किया और हम वहां जा चुके, कर चुके, वह केतु है। हमें इस जन्म में जो करना है, जिस पर फोकस करना है, वो राहु है। तो राहु जब तक वह दूसरे ग्रहों से युति या दृष्टि से प्रभावित न हो, अपने आप में कोई बुरी ऊर्जा नहीं है। वो आपको भूख देता है, जुनून देता है, अपने लक्ष्य का पीछा करने की ऊर्जा देता है। तो इसीलिए राहु पहले आता है। मतलब आप इस दुनिया में क्यों आए?
अपने मकसद हासिल करने के लिए। और राहु जहां होता है, राहु की दृष्टि जहां होती है, वहीं फोकस होता है, वहीं ऊर्जाएं होती है, वहीं आपको अपना कर्म करना होता है। तो अपना कर्म करना पहले आता है, लेकिन आप कर्म को कैसे हासिल करते हैं, ये बृहस्पति की समझदारी से संतुलित होगा। तो अपने कर्म को पहले रखो, लेकिन उसे बृहस्पति से संतुलित करो, समझदारी से संतुलित करो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतुलित करो, सीखने के जरिए संतुलित करो, अपनी डिग्रियां, क्वालिफिकेशन हासिल करके संतुलित करो, और सिर्फ सांसारिक क्वालिफिकेशन ही नहीं बल्कि उन अनुभवों को जीकर उच्च शिक्षा भी, और फिर समझदार बनो। हम ग्रहों की परिपक्वता के बारे में बात करते हैं एक निश्चित उम्र के बाद। यह नहीं है कि ग्रह परिपक्व होते हैं, हम परिपक्व होते हैं और हमारी दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है, और इसलिए ग्रह हमारी ऊर्जाओं के साथ चलते हैं। तो अगर हम परिपक्व हैं, तो जिस तरह से हम ग्रहों का इस्तेमाल करते हैं वो अलग होता है। हम ग्रहों की ऊर्जाओं का इस्तेमाल अलग तरह से करते हैं, और इसलिए हम इसे ग्रहों की उपलब्धि कहते हैं, ना कि हमारी। ये हमारे बारे में है कि हम परिपक्व हैं या नहीं, और इसीलिए बहुत सारे लोग 50, 60, 70 की उम्र में भी है, हर समय राजनीतिज्ञ है, और आप जानते हैं तरह तरह की गलत चीजें कर रहे हैं। गलत चीजें हर उम्र के लोग करते हैं। तो ये हम पर निर्भर है कि हम कितनी जल्दी परिपक्वता हासिल करते हैं। कभी कभी हमें बहुत ही छोटे, बहुत ही परिपक्व लोग मिलते हैं। वे लोग इतने परिपक्व कैसे हो गए? अगर उनके राहु और केतु अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, क्योंकि यह हम पर है कि हम कैसे परिपक्व होते हैं, हम उन ऊर्जाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो राहु की ऊर्जा को, कर्म की ऊर्जा, जुनून और भूख को संयमित करना और उसे अलग अलग दिशाओं में भटकने न देना, जो राहु कर सकता है अगर नकारात्मक पहलू उसे अलग दिशाओं में भटकाने के लिए प्रभावित करें, यही राहु का काम है। तो उसे बृहस्पति की समझदारी और सीख और उच्च शिक्षा से संयमित करना इसलिए है कि बृहस्पति राहु के बाद आता है। अब जल राशियों के बारे में क्या? जल राशियों में कर्क, वृश्चिक, मीन में आप पाएंगे कि शनि और बुध उन नक्षत्रों पर राज करते हैं जो कर्क, वृश्चिक, मीन के प्रमुख या मुख्य अधिकारी हैं। अब शनि पहले क्यों आता है और बुध बाद में? शनि पहले आता है मतलब आपका कर्तव्य पहले आता है, अपना कर्म करना पहले आता है शनि के आधार पर, क्योंकि शनि बहुत ही कार्मिक ग्रह है, और यहीं पर राहु और शनि को एक समान कहा जाता है। हम जानते हैं कि आप जानते हैं, और यहीं पर राहु और शनि समान हैं क्योंकि दोनों कर्म से जुड़े हैं। राहु अपनी सारी ऊर्जा कर्म पर, क्रिया करने पर लगाता है। शनि भी ऐसा करता है, लेकिन शनि एक अलग प्रयास से करता है। राहु करता है आपके लक्ष्य जो भी है, राहु उन्हें अंधाधुंध जुनून और ऊर्जा से भगाता है। शनि एक संतुलन करता है, इसीलिए उसे कार्मिक बराबरी करने वाला कहा जाता है। तो शनि प्रतिबद्धता, वफादारी, ढांचा, गरिमा और एक निश्चित अनुशासन, दृढ़ता, धैर्य वाले दृष्टिकोण के जरिए अपना कर्म करने के बारे में है। लेकिन बुध हमें क्यों दिया गया है? बुध बुद्धि है। बुध वो बुद्धि है जो कहती है, करते हुए, किसी के प्रति वफादार रहते हुए, किसी के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए, किसी के लिए अनुशासित रहते हुए, नियमों का पालन करते हुए। आंखों पर पट्टी मत बांधो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपनी विश्लेषणात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादार हैं जो गलत काम कर रहा है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, और इसलिए आपके कर्म को बुद्धि से संयमित किया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे राहु के कर्म को, आपके जुनून, आपकी भूख को समझदारी से संयमित किया जाना चाहिए। आपके कर्म को, आपकी प्रतिबद्धता, आपकी वफादारी को बुद्धि से संयमित किया जाना चाहिए, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। दिमाग आपको दिया गया है, और अगर आप देखें तो तीनों ऊर्जाओं में पहली अग्नि ऊर्जाएं हैं, जहां केतु और शुक्र नक्षत्रों के प्रमुख स्वामी हैं, लेकिन उनके बाद बाकी तीन राशियां जो हैं पृथ्वी राशियां, वायु राशियां और जल राशियां, उनमें से हर एक के पास एक मन वाला ग्रह है। तो पृथ्वी ऊर्जाओं के पास चंद्र है, जो मन वाले ग्रहों में से एक है। वायु ऊर्जाओं के पास बृहस्पति है,
जो एक और मन वाला ग्रह है, या ये कि आप अपने मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और जल राशि ऊर्जाओं के पास बुध है, जो विश्लेषणात्मक क्षमता है, जो बुद्धि का इस्तेमाल है, जो मन वाला ग्रह भी है। तो जब आप वायु राशियों के बारे में बात करते हैं, जो समाज के बारे में अधिक है, करने के बारे में, समाज को वापस देने के बारे में, और उच्च लक्ष्यों और उच्च योगदानों के बारे में, वहां आप अपनी वफादारी दिखाते हैं। आपको ये गरिमा के साथ करना चाहिए। आप दृढ़ता के साथ करें, आप प्रतिबद्धता के साथ करें, आप व्यवस्था और ढांचे के साथ करें, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और अपनी वफादारी में भटके नहीं। किसी के प्रति आंखों पर पट्टी बांधकर वफादार रहना और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादार रहना जो आपका गलत इस्तेमाल कर रहा है या आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, सही नहीं है। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, उसे विश्लेषणात्मक क्षमता से संयमित करो और सही चुनाव करो जो बुध आपको देता है। और इसी तरह अग्नि ऊर्जाओं की ऊर्जाएं केतु और शुक्र द्वारा शासित, पृथ्वी ऊर्जाएं सूर्य और चंद्र द्वारा शासित, वायु ऊर्जाएं राहु और बृहस्पति द्वारा शासित, और जल ऊर्जाएं शनि और बुध द्वारा शासित। बुध का एक गहरा मतलब है, एक गहरा कोड है, क्यों ये खास नक्षत्र स्वामी अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की उन खास राशियों पर शासन करते हैं। अब बाहरी ग्रह क्या है? यहाँ बाहरी ग्रह मंगल है। मंगल एक ऐसा स्वामी है जो बीच में है। मंगल जिस भी नक्षत्र पर राज करता है, उसके 2 चरण पृथ्वी राशि में होते हैं और 2 चरण वायु राशियों में होते हैं। सीमा पर स्थित नक्षत्र 2 चरण वृषभ और मिथुन के बीच, 2 चरण कन्या और तुला के बीच, 2 चरण मकर और कुंभ के बीच। वजह ये है कि मंगल लक्ष्य प्राप्ति और आत्मा के लक्ष्यों, उच्च ऊर्जाओं को पाने के बारे में है। आत्मा क्या है? आत्मा राजा है जो सूर्य है। तो आत्मा की ऊर्जाओं को पाना, और इसलिए मंगल एक बाहरी ग्रह है। कालपुरुष लग्न का स्वामी, तो मंगल आपकी सभी ऊर्जाओं को दर्शाता है। तो ये कहता है, जब मंगल आपकी सारी ऊर्जाएं हों, अपने लक्ष्य पाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधे दौड़ती हुई, तो यहाँ आपको संतुलन बनाने की जरूरत है। एक तरफ पृथ्वी ऊर्जाओं मन, चंद्र का इस्तेमाल करते हुए, और दूसरी तरफ वायु ऊर्जाओं बृहस्पति का। तो यहाँ मंगल की आक्रामकता, अत्यंत क्रूर और बिना देखे हर खतरे में सिर के बल दौड़ पड़ना, सिर के बल दौड़कर अपने मनचाहे लक्ष्य पाने में, बिना ये देखे कि उसमें क्या जोखिम है, बिना उचित परिश्रम के, बिना सोचे। तो मंगल की ऊर्जाएं एक तरफ चंद्र से संयमित होती हैं और दूसरी तरफ बृहस्पति से, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है ताकि आप खतरों में न भागें, आप जोखिम में न भागें और आपको दी गई ऊर्जा से कुछ बना सकें। क्योंकि मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल वह ऊर्जा है जो आपको दी गई है, जिसे राहु दर्शाता और संकेत करता है, और सूर्य संकेत करता है, और इसलिए मंगल चंद्र और बृहस्पति द्वारा दोनों तरफ से महत्वपूर्ण संतुलन बन जाता है। तो जब आप इन राशियों के गहरे अर्थ को देखें, जो विशिष्ट नक्षत्रों और उनके स्वामियों द्वारा शासित है, तो ये ध्यान में रखें कि आपको अपने लग्न के आधार पर कुछ खास ऊर्जाएं क्यों दी गई है। तो अपने लग्न के आधार पर पता करें कि मेष राशि किन भावों पर राज करती है, वृषभ राशि किन पर, मिथुन राशि किन पर, या सीधे शब्दों में कहें, अग्नि राशियां किन भावों पर राज करती है, पृथ्वी राशियां किन भावों पर, वायु राशियां किन भावों पर, और जल राशियां किन भावों पर, क्योंकि वे ऊर्जाएं आपको खास तौर पर उस गहरे कोड के साथ दी गई हैं जहां केतु और शुक्र स्थित है, जहां सूर्य और चंद्र उन ऊर्जाओं पर राज करते हैं, कैसे राहु और बृहस्पति उन ऊर्जाओं पर राज करते हैं, और कैसे शनि और बुध उन ऊर्जाओं पर राज करते हैं। तो इसे ध्यान में रखें और जानें कि फोकस कहाँ है और खतरे कहाँ हैं। जहां आप भौतिकता की तरफ बहुत ज्यादा धकेल दिए जा सकते हैं, लेकिन उसे संतुलित करें, नक्षत्र ऊर्जाओं का इस्तेमाल करके संयमित करें और उन खास ऊर्जाओं के लिए अपना फोकस जानें और अपनी जिंदगी उसी के अनुसार जिएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय, किसी और वीडियो के साथ आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।